सोने की खदानों के मालिक की इकलौती बेटी ने 3 साल तक लगातार तुम्हारा पीछा किया। आखिरकार तुम उससे डेट पर जाने के लिए मान गए, लेकिन अगले ही दिन तुम विदेश चले गए। जाते समय तुमने बस एक ही वादा किया था, 1 साल मेरा इंतजार करना, वापस लौटकर तुमसे शादी कर लूंगा। 2 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई अता पता नहीं था। तीसरे साल तुम्हें वापस खींचने के लिए शैन किंग्क्यू कपड़ों की तरह लड़के बदलने लगी। उसने यहां तक कह दिया कि उसके पास लड़कों की कभी कोई कमी नहीं रही है, और तुम्हारे जैसे लड़के की तो बिल्कुल भी नहीं। शैन किंग्क्यू ने जानबूझकर तुम्हारे जानने वालों को भड़काया और तुम्हारे पूरे सोशल सर्कल को तहस नहस कर दिया, ताकि तुम मजबूर होकर सबके सामने आ जाओ। लेकिन चौथे साल तक आते आते तुम्हारा नाम उसके लिए एक जख्म बन गया। जो कोई भी तुम्हारा नाम लेता, वो उस पर भड़क जाती थी। ठीक उसी वक्त जब शेन किंग्क्यू तुम्हें पूरी तरह भूलने ही वाली थी, तुम अचानक उसकी बर्थडे पार्टी में पहुंच गए। 5 साल बीत चुके थे। बीते दिनों की वो चुलबुली लड़की अब एक ताकतवर बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उसके आसपास कई हैंडसम और डैशिंग लड़के खड़े थे। ये नजारा देखकर तुम्हारा दिल बैठ गया और तुम्हारा दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अफवाहें सच थीं। उसने सच में तुम्हें भुलाकर अपनी जिंदगी में दूसरों को जगह दे दी थी। गुस्से के मारे तुम्हारी मुट्ठियां भिज गईं और उंगलियां चटकने लगीं, मानो तुम अपने अंदर के उफान को जबरदस्ती रोक रहे हो। वह तुम्हें खींच कर ले जाने ही वाली थी कि इससे पहले तुम उसे झटक पाते, शराब का एक गिलास सरसराता हुआ आया और उस लड़की की पीठ पर लगकर चकनाचूर हो गया। शेन किंग्क्यू के होठों पर एक तीखी मुस्कान थी और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। तुम्हारे प्रिय, क्या तुम सच में इसे ले जाना चाहती हो? वह लड़की हक्की बक्की रह गई। शेन किंग्क्यू तो लड़कों को लेकर अपनी बेपरवाही के लिए जानी जाती थी ना। इतने सालों में किसने उसे कभी किसी लड़के के लिए इतना पॉजिटिव होते देखा था? क्या ये गुस्सा है? आज यहां क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे लिए उसके दिल में अब भी कोई खास बात बाकी है? इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, लाखों रुपए की महंगी शराब की एक बोतल उसके पैरों के पास आकर फूटी। दफा हो जाओ! शेन किंग्क्यू की दहाड़ तुरंत गूंजी। बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देती हूं। पूरा पर्सनल रूम पल भर में बिल्कुल शांत हो गया। 3, 2। वो लड़की डर के मारे तुरंत दरवाजे से बाहर भाग गई। आसपास के लोग इस तरह के नजारों के आदी थे। इस तरह बेइज्जत होने पर कोई भी अपना आपा खो बैठता, लेकिन शेन किंग्क्यू के सामने किसी में भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। तुम इस तमाशे को बिना किसी भाव के देखते रहे। तुम्हारी भौहें तन गईं। तभी शेन किंग्क्यू की नजर तुम पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए ताना मारा, अरे, क्या ये वही छोटे नवाब मुंह नहीं है जो विदेश पढ़ने गए थे? आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया। तुम घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए सीधे पूछा, मेरी बहन कहाँ है? शेन किंग्क्यू हंसी और धीरे से बोली, आज मेरा जन्मदिन है और छोटे नवाब मुंह ने मुझे हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहा। इससे मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा है। हम कभी ये शब्द सुनकर तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें डर था कि कहीं वो उस जख्म को फिर से न कुरेद दे जो लगभग भर चुका था। अगले ही पल शेन किंग्क्यू के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। आखिर हम स्कूल के साथी जो थे। तुमने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन तुम्हारा दिल जैसे किसी सुई से छलनी हो गया। तुम्हारा चेहरा एकदम सपाट हो गया और आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। आपके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए यहां बहुत से लोग हैं। मेरे एक विश करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज मिस शैन, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। शेन किंग्क्यू का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। छोटे नवाब मुंह की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारी बहन का किडनैप कर लिया हो। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने तो बस उसे भी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम मुझे लगातार परेशान किए जा रहे हो। शेन किंग्क्यू ने हाथ में शराब का ग्लास पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। ये ग्लास पी लो
और मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी। बोलो, मंजूर है? तुम कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। कई दिनों से नींद ना आने और बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारा सिर चकरा रहा था। तुम लगभग बेहोश होने वाले थे, लेकिन बिना कुछ कहे तुम आगे बढ़े, उसके हाथ से ग्लास छीना और एक ही घूंट में पूरा खाली कर दिया। अब क्या मैं अपनी बहन से मिल सकता हूं? तुम्हारे मान जाने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही तुमने शराब पी, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने अपनी बात पूरी करते हुए मुजू को बाहर बुलाने का इशारा किया। तभी कई आदमियों ने तुम्हारी बहन मुजू को धक्का देकर हॉल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उसने एक बहुत बड़ा, भड़कीला और अजीब सा डांसिंग सूट पहना हुआ था और छाती पर एक अजीब सी पेंट की हुई बोटाई लगी थी। सिर पर हरे रंग की जोकर जैसी विग थी। उसका मासूम चेहरा जोकर के मेकअप से पुता हुआ था और उसके पैर जबरदस्ती ऊंची हील के जूतों में ठूंसे हुए थे, जिससे उसकी एड़ियां छिल गई थीं और खून बह रहा था। वो लड़खड़ाती हुई चल रही थी, जिसे देखकर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। ये कभी मुंह परिवार की सबसे लाडली और बड़ी बेटी थी, एक जिंदा दिल और खूबसूरत लड़की, तुम्हारे दिल की सबसे प्यारी बहन। लेकिन आज एक कार एक्सीडेंट की वजह से वो मानसिक रूप से बीमार थी और इस तरह के अपमान का शिकार हो रही थी। ये देखकर तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और तुम्हारा खून खौल उठा। तुम पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़े, लेकिन कई आदमियों ने तुम्हें पीछे से दबोच लिया। उसी मोड़ पर एक आदमी ने आकर तुम्हारा रास्ता रोक दिया। इतने सालों बाद भी तुमने उसे पल भर में पहचान लिया। उसके चेहरे पर वही घटिया मुस्कान और घमंड था। वो यांग वेई था। वो शेन किंग क्यू का पुराना दीवाना था, जो एक तरफा प्यार के चक्कर में तुमसे नफरत करता था। तुमने उसे घूरते हुए दांत भींचकर सिर्फ 2 शब्द कहे, रास्ते से हटो। यांग वेई अजीब तरीके से हंसा। अरे, ये तो मुचेन है। इतने सालों बाद भी वही पुराना अकरू अंदाज, किसी को कुछ बोलने ही नहीं देता। यांग वेई ने तुम्हारी बहन की तरफ नीची नजर से देखा और उसकी हंसी और भी घमंडी हो गई। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये पागल बहन इस कपड़ों में कमाल लग रही है? जरा इसकी फिगर तो देखो। मैंने खास तौर पर इसके लिए ये ड्रेस ढूंढने में बड़ी मेहनत की है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अचानक तुम्हारी बहन का हाथ पकड़ लिया। मिस मू, आज मिस शैन का जन्मदिन है। तुम्हारा वो सेक्सी गिफ्ट कहाँ है? चलो जल्दी करो, नाचो और सबको दिखाओ। ये देखकर शैन किंग्क्यू की भौहें गुस्से से तन गईं और उसकी ठंडी निगाहें यांग वेई पर टिक गईं। यांग वेई तो बस शैन किंग्क्यू को खुश करने के लिए तुम्हारी बहन को इस तरह परेशान कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शैन किंग्क्यू मू परिवार से नफरत करती है। लेकिन जब उसने अचानक शैन किंग्क्यू की तरफ देखा, तो वो उसकी खूंखार नजर देखकर सन्न रह गया। यांग वेई घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, मिस शैन नाराज क्यों लग रही हैं? लेकिन जब उसने दोबारा देखा, तो शैन किंग्क्यू फिर से उसी बेपरवाह अंदाज में बैठ चुकी थी, मानो वो डरावनी नजर सिर्फ उसकी आंखों का धोखा थी। तुम्हारी बहन तुम्हें सूनी आंखों से देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकायत थी। अचैन, मुझे अचैन के पास जाना है। यांग वेई ने इस बात पर ताना मारा। अच्छा, तो तुम्हें अपने भाई के पास जाना है? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अचानक बर्फ से भरी एक बाल्टी उठाई और तुम्हारी बहन पर उड़ेल दी। वे सब जमीन पर गिर पड़े। तुम तुरंत उसकी बुरी मंशा समझ गए। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया और तुम दहाड़ उठे। यांग वेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग वेई ने तुम्हें नीची नजर से देखा, फिर तुम्हारी बहन की ओर मुड़ा और उसे फुसलाने लगा। वो कहने लगा कि अगर तुम इस बर्फ पर घुटनों के बल चलोगी तो अचेन तक पहुंच जाओगी। तुम्हारी बहन ने मासूमियत से सिर झुकाया। सच में? यांग वेई अपनी मीठी बातें जारी रखते हुए बोला, बिल्कुल सच है। देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैंने कहा था कि अचन तुम्हें ढूंढने आएगा और देखो, वो यहां आ गया। तुम्हारी बहन ने सचमुच उसकी बात मान ली और कांपते हुए बर्फ पर आगे बढ़ने लगी। तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, लेकिन तुम्हें आदमियों ने कसकर पकड़ रखा था। तुम बस बेबसी में उस पर चिल्ला सकें, वहां मत जाओ, खड़ी हो जाओ। तुम्हारी चीख सुनकर तुम्हारी बहन चौंक गई
और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन यांग वेई ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ऊंची हील के जूते पहने होने के कारण वो पहले से ही लड़खड़ा रही थी और उस धक्के से वो सीधे जमीन पर आ गिरी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बर्फ इतनी फिसलन भरी थी कि वो बार बार गिरती ही जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन यांग वेई इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। उसने बदतमीजी से उसकी ठोड़ी पकड़ ली। चेहरे पर अजीब मेकअप होने के बावजूद मुजू बेहद खूबसूरत थी। भले ही वो मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन उसका फिगर बहुत अट्रैक्टिव था। यांग वे सोचने लगा कि अगर इसे किसी नाइट क्लब में भेज दिया जाए तो सिर्फ इसके चेहरे और फिगर के दम पर ही ये करोड़ों कमाकर दे सकती है। रुको! शेन किंग्क्यू ने अभी ये 2 शब्द कहे ही थे कि तुम एक घायल शेर की तरह बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े। तुमने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से यांग वे के सिर पर दे मारी। एक दर्दनाक चीख के साथ उसने अपना सिर पकड़ लिया और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिखने में इतना शांत और शरीफ लड़का अचानक इस कदर खूंखार हो जाएगा। आसपास गूंज रही हंसी पल भर में गायब हो गई। शराब की टूटी हुई बोतल का आधा हिस्सा तुम्हारे हाथ में था। तुम्हारी कलाई से लाल रंग का लिक्विड टपक रहा था, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो शराब थी या तुम्हारा खून। तुम्हारी बर्फीली निगाहें तुम्हारी बहन के चारों ओर खड़े आदमियों पर टिकीं और तुमने अपने हाथ के हथियार को थोड़ा और ऊपर उठाया। मेरे रास्ते से हट जाओ तुम सब। अगर किसी ने भी इसे दोबारा छूने की हिम्मत की तो मैं ये बोतल उसके पेट में उतार दूंगा। तुम्हारा वो खौफनाक चेहरा देखकर भला किसकी पास आने की हिम्मत होती। तुमने तो यांग वेई जैसे रईस का भी ये हाल कर दिया था। हैप्पी बर्थडे शेन किंग्क्यू। इस केक का मजा लीजिए। मैं और मेरी बहन अब यहां और रुककर आपका मजा किरकिरा नहीं करेंगे। इतना कहकर तुम उस बिखरे बालों वाली लड़की की तरफ देखे बिना ही मुड़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि तुम और तुम्हारी बहन उस पर्सनल रूम से बाहर निकल पाते, कई बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आए और उन्होंने बिना कुछ कहे तुम्हें दबोच लिया। शेन किंग्क्यू ने अपना चेहरा पोंछने की कोशिश कर रहे उस आदमी को झटक कर दूर किया और सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ी। तुम्हारा चेहरा एकदम सपाट था और तुम्हारी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने तुम्हारी ठोड़ी को जोर से पकड़ा और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो क्या? तुमने ताना मारते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे जान से मार डालो, वरना आज मेरी बहन को जो अपमान सहना पड़ा है, मैं उसका 100 गुना बदला लूंगा। तुम्हारी बात सुनकर शेन किंग्क्यू गुस्से में हंस पड़ी। ठीक है, देखते हैं तुम कैसे बदला लेते हो। इसे यहां से ले जाओ। जब बॉडीगार्ड्स तुम्हें घसीटकर बाहर ले जा रहे थे, तभी तुम्हें अंदर से अपनी बहन के रोने की आवाज सुनाई दी। अच्छेन, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम सब बहुत बुरे लोग हो। फिर एक जोरदार आवाज के साथ शेन किंग्क्यू के आदमियों ने तुम्हारी बहन को जमीन पर धकेल दिया। तुम्हें एक बड़ी सी विला में ले जाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। तुम चाहे कितना भी चिल्लाए, बाहर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बहन के बारे में सोचकर तुम्हारा दिल चिंता और पछतावे से भर गया। तुम्हें शेन किंग्क्यू को नाराज करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने साथ होने वाले किसी भी अंजाम की परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बहन बेकसूर थी। शेन किंग्क्यू बेहद बदले की भावना रखने वाली लड़की थी। तुम नहीं जानते थे कि वो तुम्हारी बहन को और कितनी तकलीफ पहुंचाएगी। जितना तुम इस बारे में सोचते, तुम्हारा डर उतना ही बढ़ता जाता। तुम पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे शेन किंग्क्यू से मिलना है। शराब के असर या फिर तेज बुखार की वजह से तुम्हारा सिर फटा जा रहा था और तुम बेहद असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन तुमने खुद से कहा कि तुम हिम्मत नहीं हार सकते। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और शेन किंग्क्यू कमरे के ठंडे माहौल में अंदर आई। उसने फर्श पर गिरे हुए तुम्हें देखा और ठंडे लहजे में बोली, मैंने सुना है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तुम्हें इतना जबरदस्त चक्कर आ रहा था कि तुम मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, लेकिन उसे अंदर आते देख तुम घबराहट में उठ खड़े हुए
और इस अचानक हुई हरकत से तुम लगभग गिरने ही वाले थे। खुद को संभालने के लिए तुमने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने बेचैनी से उससे पूछा, मेरी बहन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? उसने नीचे अपने हाथ की तरफ देखा जिसे तुमने कसकर पकड़ रखा था, और फिर उसने तुम्हारे पीले पड़े चेहरे पर एक नजर डाली और फिर तुम्हें बेरहमी से धक्का देकर पीछे कर दिया। तुमने मेरी बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी और सबके सामने मेरे चेहरे पर केक भी मल दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करूंगी? तुम मेरे तौर तरीके अच्छी तरह जानते हो। जो भी मुझे नाराज करता है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इस समय तुम्हें अपनी बची खुची इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। तुम तुरंत आगे बढ़े और उसके पैर पकड़ लिए। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो, बस प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। शेन किंग्क्यू ने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए कहा। तो आखिरकार छोटे नवाब मुंह को भी समझ आ ही गया कि वो गलत थे। मुझे तो लगा था कि माफी जैसा शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। इतने सालों तक जब तुम विदेश में थे, वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रही थी। वो उम्मीद कर रही थी कि कभी तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, ताकि वो तुम्हें फिर से अपने राजकुमार की तरह प्यार कर सके। लेकिन आज जब उसने सच में तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुने, तो उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। तुम्हारी नजरें सिर्फ अपनी बहन की सलामती पर टिकी थीं। उसे इस तरह खामोश देखकर तुमने दांत भींचकर एक बड़ा फैसला लिया। आज तुमने मेरी बहन को यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें मूव कॉरपोरेशन में मेरा वो 20% का हिस्सा चाहिए था, है ना? अगर तुम उसे सही सलामत छोड़ दो और कसम खाओ कि हमें फिर कभी परेशान नहीं करोगी, तो मैं अपना वो पूरा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। शेन किंग्क्यू गुस्से के मारे हंस पड़ी। तुम्हें नीची नजर से देखते हुए उसके होंठों पर एक ताना था। छोटे नवाब मुंह तो सचमुच बहुत बड़े दिल वाले निकले, लेकिन मैं आपके इस मामूली से हिस्से को भाव तक नहीं दूंगी। ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके पास पहले से ही कंपनी के 80% शेयर्स थे। पूरा शेंगडा ग्रुप उसका हो चुका था। ऐसे में तुम्हारा वो 20% उसके सामने क्या चीज था? तुमने दांत पीसते हुए पूछा, तो फिर तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारा सिर भारी होता जा रहा था और तुम्हें लग रहा था कि तुम बस अब गिर ही जाओगे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, तुम चीख पड़े। तुम्हारी आंखें गुस्से और लाचारी से लाल थीं और आवाज कांप रही थी। शेन किंग्क्यू, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन हमारे पुराने रिश्ते की खातिर क्या तुम मेरी बहन को जाने नहीं दे सकती? प्लीज, उसके लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। एक वक्त था जब वो तुम्हें इस हालत में देखकर तड़प उठती थी। तुम्हारी आंखों में आया एक आंसू भी उसका दिल तोड़ देता था। लेकिन आज उसे सिर्फ और सिर्फ बेकाबू गुस्सा आ रहा था। वो पुराना रिश्ता, क्या वो रिश्ता था जब तुमने उसे धोखा दिया और अकेले छोड़ दिया? या वो रिश्ता जब तुमने एयरपोर्ट पर उसे मतलबी कहा और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा? या वो रिश्ता जब तुमने पिछले 5 सालों में एक बार भी उससे माफी नहीं मांगी? तुम्हें बहुत तेज चक्कर आ रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और तुम्हें उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी।